गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। और आज इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हम आगे चल पड़े हैं। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स रेट कितने प्रकार की होती है, तमाम बातें सीखेंगे। चलिए करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते सीधा स्टार्ट। सबसे पहले एसएससी कौन होता है? एसएससी होता है बेटा करदाता, जिसको टैक्स देना होता है एसएससी। एसएससी का डिपार्टमेंट का ही तो आपस में कनेक्शन होता है। डिपार्टमेंट होता है बेटा टैक्स लेने वाला। डिपार्टमेंट कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जिससे कर लिया जाता है, जिससे टैक्स लिया जाता है, उसको बोलते हैं एसएससी। ठीक है सर, ऐसे ये बात तो सभी को पता होता है बेटा, एसएससी उसको बोलते हैं जिसको टैक्स देना होता है। लेकिन कई बार इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है या इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको डिटेल में एसएससी को क्या बताना है वो सीखिएगा प्लीज़। एसएससी मीन्स ए पर्सन, इसको एग्जैक्टली ऐसे याद करना बेटा। एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय हुम, जिसके द्वारा कोई भी टैक्स या कोई भी सम ऑफ मनी अगर इस एक्ट के अंदर पेबल है, किसी भी बंदे के द्वारा अगर कोई भी सम ऑफ मनी या कोई भी टैक्स इस एक्ट के तहत अगर पेबल है, उस बंदे को एसएससी बोला जाता है। एसएससी यहाँ पे 3 बंदों को और इंक्लूड करके चलता है। इट इन एडिशन इट इंक्लूड क्या क्या? एसएससी में 3 बंदे और कौन से ऐड हैं? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, हर वो बंदा जिसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग, कोई कार्यवाही चल रही है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी बंदे जो एसएससी था नहीं लेकिन इस एक्ट के तहत जिसको डीम्ड एसएससी मान लिया गया है। और तीसरा एसएससी इन डिफॉल्ट, जिसने क्या करी है, कोई ना कोई गड़बड़ करी है, इसको क्या बोलते हैं? एसएससी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। तो बिना देखे मैं एक बार इसको ढक देता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ। एसएससी क्या है? एसएससी मीन्स अ पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसके द्वारा बाय हुम कोई टैक्स पे करना है या कोई सम ऑफ मनी पे करना है अंडर दिस एक्ट पेबल है। इन एडिशन इट इंक्लूड, इसके अलावा इसमें कौन कौन आते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, एक वो बंदा जिसके खिलाफ कोई ना कोई हैज़ बिन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा चुकी है। दूसरा डीम्ड एसएससी भी इसके अंदर आता है। और तीसरा पॉइंट था एसएससी इन डिफॉल्ट। बेटा इसको एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लेना। चलिएगा चलते हैं आगे। अब एसएससी के बाद होता है असेसमेंट। क्या होता है? जिस बंदे का केस इनकम टैक्स के द्वारा खोल दिया जाता है उसको असेसमेंट बोला जाता है। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच, असेसमेंट को टेक्निकली अभी कैसे याद करना बेटा? दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय, एक होता है भाईचारे में अपने आप बताना बेटा, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अपने आप अपना टैक्स निकाल के देना क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। अगर सेल्फ नहीं है असेसमेंट तो फिर असेसमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम निकालता है तो उसको असेसमेंट बोला जाता है। तो इसको टेक्निकली कैसे याद करेंगे? दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज कंप्यूटेड बाय एओ। सर ये इंडिविजुअल हम बहुत बार बोलते हैं, हम सभी कौन है? इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग हम हैं। सर इंडिविजुअल की डेफिनेशन पेपर में आए तो क्या लिखना है? इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल पर्सन दैट इज ह्यूमन बीइंग। इट इंक्लूड बोथ, इसमें मेल भी है फीमेल्स भी हैं, ट्रांसजेंडर भी इसी में आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड, इंडिविजुअल के अंदर माइनर भी आता है, अनसाउंड माइंड भी आता है। सर क्या माइनर और अनसाउंड माइंड को भी एसएससी कह सकते हैं? वो इंडिविजुअल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बेटा डायरेक्टली उनके ऊपर ना केस इनिशिएट होता, ना वो आईटीआर भरते हैं। उनके बिहाफ पे जो असेसमेंट होती है उनके गार्डियन या उनके मैनेजर जो उनका मैनेजमेंट करता है उस बंदे के ऊपर होती है। सर अगर किसी बंदे के ऊपर केस चल रहा था, उसकी डेथ हो जाए तो वो चीज़ यूँ की यूँ बेटा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, उसके अगेंस्ट वो चीज़ कार्यवाही चलती रहती है। तो इंडिविजुअल की डेफिनेशन आपको लोगों को याद होगी। इट मीन्स ए नेचुरल पर्सन, इट इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल, इट ऑल्सो इंक्लूड माइनर एंड अनसाउंड माइंड, बट ऑन बिहाफ ऑफ, इनके बिहाफ पे कौन काम करता है? गार्डियन एंड मैनेजर। डिजीज्ड अगर होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस आ जाएगा, ये आपको पता है। अब जरा बात कर लेते हैं HUF क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। ये सेपरेट एंटिटी का दर्जा है इसको। कहाँ? इनकम टैक्स एक्ट ने इसको बिल्कुल एक अलग आदमी माना है, कहता हम आपको बिल्कुल अलग बंदे का दर्जा देते हैं। जी सर। HUF के अंदर जो बाकी परिवार के सदस्य होते हैं बेटा उसको बोलते हैं HUF के मेंबर, और वो होते हैं को पार्टनर। क्या होते हैं बेटे? को पार्टनर होते हैं। जी सर। सर HUF का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता बोलते हैं। अब बड़े ध्यान सुनना, 6 सितंबर 2005 को, उससे पहले लड़कियां अपने पापा की HUF का पार्ट नहीं होती थी। 6 सितंबर 2005 को लड़कियों को भी अधिकार दिया गया। जितना हक है लड़कों का उतना ही हक है लड़कियों का भी। डॉटर्स गॉट द राइट ऑफ को पार्टनर। अब इनको भी को पार्टनर मान लिया गया है। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की अगर बात करें तो बेटा 2 टाइप के स्कूल हैं, एक दयाभागा स्कूल है, एक मिताक्षरा स्कूल है। ये हिंदू लॉ के स्कूल माने जाते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित है। इन दोनों की थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, 2 या 3 नंबर में सब्जेक्टिव में भी आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। फटाफट देखते हैं। दयाभागा स्कूल का जो लॉ है हिंदू लॉ, वो लगता है बेटा वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर, सिर्फ 2 ही जगह पर लगता है। और जो मिताक्षरा स्कूल का लॉ है वो पूरे भारत में लगता है। मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा लगता है दयाभागा स्कूल। देखते हैं इसके अंदर क्या है। दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ बोलता है चाइल्ड डोंट एक्वायर एनी राइट
बच्चे को परिवार में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक उसका बाप जिंदा है, जब तक उसका फादर साहब जिंदा है तब तक उसको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, जब तक उसके पापा एज सुने जिंदा है उसको कोई राइट नहीं मिलेगा। तो उसके पापा की डेथ हो जाएगी, मुखिया नहीं रहेगा, तो ही चिल्ड्रन विल एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये दूसरा वाला क्या है, जो मिताक्षरा स्कूल है, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया लगता है, जो वेस्ट बंगाल असम में नहीं लगता। एवरी चाइल्ड बोर्न इन द, जैसे ही परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लायक है चाहे नालायक है, वो को पार्टनर बन गया, उसको बराबर की प्रॉपर्टी का राइट मिल गया। और माँ बाप की अब हिम्मत नहीं, वो प्रॉपर्टी ना दें, वो केस करके कोर्ट से प्रॉपर्टी ले भी सकता है, चाहे वो घर की सेवा करे और चाहे ना करे। आप प्रैक्टिकली सोच के बताएं कौन सा लो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो दया भागा लगता है, लेकिन पूरे भारत में लगा कौन सा रखा है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। चलिएगा सर ये बताओ HUF क्रिएट कैसी होती है। जैसे ही शादी होती है, मैरिज होती है और एक बच्चा पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिकली HUF क्रिएट हो जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाने की या आपको लगता है ये लॉ के तहत क्रिएट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हो, बच्चा हो, खत्म, HUF बन गई आपकी। अब आ गए हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के ऊपर। इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ये चीज़ें पेपर में दिखें आपको या बुक में देखिए तो आपको कैसे समझना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, बुक में बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। एक होती है बेटा रेगुलर इनकम और एक होती है कैजुअल इनकम। इतने समझदार तो आप हो ही गए। रेगुलर रूटीन में होने वाली इनकम जो डेफिनेट सोर्सेज से आते हैं, मेरे पास हर महीने रेंट आता है, मेरे पास हर महीने सेंटर से फीस आती है, कौन सी बेटा, रेगुलर इनकम। मेरी लॉटरी लग गई, वो क्या है, कैजुअल इनकम। तो रेगुलर इनकम और कैजुअल इनकम फर्क समझ में आ गया। यस सर। दूसरा है रेवेन्यू इनकम वर्सेस कैपिटल इनकम। रूटीन में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो इनकम होती है वो तो रेवेन्यू इनकम है। मेरा प्लॉट बिक गया, मेरा घर बिक गया, मेरा CA सॉल्यूशन बिक गया, बेटा ये रूटीन में होने वाले काम थोड़ी ना है। तो जो कैपिटल एसेट से होती है वो कैपिटल इनकम है, जो कैपिटल एसेट्स के अलावा होती है वो क्या है, रेवेन्यू इनकम है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट इनकम वर्सेस ग्रॉस इनकम। जो पूरा बेचा आपने, कोई चीज़ अगर आपने बेची है, मुझे ज़मीन बेचने से मिले 50,000 रुपये, ये ग्रॉस इनकम है। लेकिन 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये मुझे कमीशन देना पड़ गया, तो 10,000 रुपये खर्चा डिडक्ट हो गया ना बेटा, ये नेट इनकम है। इट मीन्स खर्चा लेस करने के बाद जो इनकम आती है उसको नेट बोलते हैं, और खर्चा बिना घटाए, एक्सपेंसेस बिना घटाए जो इनकम होती है उसको ग्रॉस बोलते हैं। अब आता है ड्यू बेसिस वर्सेस रिसिप्ट बेसिस, मतलब एक्रूअल और कैश पेमेंट। ये आपको लोगों को +1 +2 में पता होगा। इनकम ड्यू होगी, मिली नहीं, इसको ड्यू बेस बोलते हैं, और एक्चुअल में जब मिल जाती है उसको रिसिप्ट बेस बोलते हैं। हमारा इनकम टैक्स 99% बेटा ड्यू बेस पे चलता है। वो बोलता है इनकम मिले नहीं मिले मुझे मतलब नहीं है, ड्यू होती है मेरा टैक्स ड्यू हो गया, बात खत्म। समझ गए मेरी बात? जी सर। सर मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे हम टैक्स की बिल्कुल आत्मा को जानते जा रहे हैं बेटा, हर चीज़ को बारीकी से पकड़ रहे हैं। ये जो मैंने 3 4 5 वीडियो जो डाली है इंट्रोडक्शन की, इसके अंदर हमने हिस्ट्री की बात करी, इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स की बात करी, फिनांस एक्ट कैसे बनता है उसकी बात करी, और इंडिविजुअल क्या होता है, SSC क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और असेसमेंट क्या होता है, तमाम चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। तो लगे हाथ अब बात कर लेते हैं बेटा इंडिया की। सर इंडिया में तो हम रहते हैं, बिल्कुल इंडिया की भी ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो इस साइड मैंने बना रखा है इंडिया का नक्शा है बेटा, मेरी ड्राइंग ऐसी है। यहाँ एक कोस्ट लाइन होती है, समुंदर की लाइन होती है एक, हमारे नेवी विभाग के अकॉर्डिंग एक इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। वहाँ से समुंदर में 12 नॉटिकल माइल तक, मैंने वर्ड किलोमीटर नहीं बोला बेटा, जैसे सड़क की दूरी किलोमीटर में नपती है, जैसे सड़क की दूरी किलोमीटर में नपती है बेटा, ऐसे ही समुंदर की दूरी नपती है नॉटिकल माइल के अंदर। समुंदर में हमारी कोस्ट लाइन से, ये मान लो ये हमारी कोस्ट लाइन, इसके 12 नॉटिकल माइल तक चले जाओ, वो भी इंडिया है। उसी कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन या कस्टम वाटर, और उसी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक चले जाओ उसको बोलते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 200 नॉटिकल माइल के बाद इंडिया नहीं बेटा, उसको बोलते हैं हाई सीज एरिया। सर इंडिया कहाँ तक है? आपने 12 नॉटिकल माइल भी बताया, आपने 24 नॉटिकल माइल भी बताया, आपने 200 नॉटिकल माइल भी बताया। सर आप सीधा बोल देते 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, बात खत्म। ऐसा नहीं बोल सकते बेटा, घर से जितना दूर चले जाते हैं उतने राइट्स हमारे खत्म हो जाते हैं। जो पावर आपकी गली में होती है, आपके घर में होती है, वो दूसरी गली में नहीं होती बेटा। और दूसरी शहर में और पावर कम हो जाती है, दूसरे स्टेट में जाए तो और पावर कम हो जाती है, और दूसरी कंट्री में जाए तो और पावर खत्म हो जाती है। इट मीन्स जितना अपने घर से दूर जाते हैं पावर थोड़ी सी लिमिट होती चली जाती है। सेम इंडिया के साथ है। जब हम भारत की कोस्ट लाइन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, TW होता है बेटा, टेरिटोरियल वाटर, तो वो बिल्कुल इंडिया जैसा है। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, कस्टम वाटर में हमारे राइट्स थोड़े से और कम हो जाते हैं, और उससे और आगे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद हमारा राइट ही नहीं होता। तो अलग अलग एक्ट के अंदर इंडिया की डेफिनेशन अलग अलग है। GST के अंदर इंडिया की डेफिनेशन अलग है, वो हो सकता है 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया मान के चले। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 12 नॉटिकल माइल तक, टेरिटोरियल वाटर तक अगर कोई बंदा
लैंड पे काम ना करके समुद्र में काम कर रहा है, नाव में काम कर रहा है, जहाज में बैठ के काम कर रहा है और वो नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर के अंदर है, तो माना जाएगा वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। TW की फुल फॉर्म बेटा टेरिटोरियल वाटर, CW की फुल फॉर्म है कस्टम वाटर और EEZ की फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर ये मान लो पानी है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बेटा सी बेड समुद्री तल भी हमारा है, उसके ऊपर आकाश भी हमारा है, उसको बोलते हैं एयर स्पेस। तो इंडिया ऊपर भी है, नीचे भी है, सतह पे भी है। नॉटिकल माइल में सर कितनी माइल होती हैं? 1.1515। और सर एक नॉटिकल माइल में कितनी किलोमीटर होती हैं बेटा? 1.872 अप्रॉक्सीमेटली क्या होती हैं? किलोमीटर होती हैं। अब ये बताओ सर असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है? अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं एक बार चेक कर लूँ, नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा ये। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है।